अच्छा यार, अब ज़रा कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दो। हम लोग सीख रहे क्या हैं, ये दिमाग में रखना, डबल एंट्री बनाना। जब तक तुम्हें डबल एंट्री बनाने नहीं आ जाएगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं जब तक सिखाता रहूँगा जब तक तुम्हें ये नहीं सीख जाओगे कि ये एंट्रीज बनती किस तरीके से हैं। रीज़न मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा इसका, कि ये फाउंडेशन है, ठीक है। ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, वरना भूल जाओ कि कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अच्छा भाई, हम लोगों ने बात की थी कि यार ये गुड्स का जब भी जिक्र आता है तो हम लोगों ने ये देखा था, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ दोबारा से इस बात का, कि भाई अगर एग्जामिनर बोले सोल्ड गुड्स तो इसका मतलब हम बोलते थे ये क्या हो गई, सेल्स हो गई। और इसी तरीके से अगर एग्जामिनर बोलता है बॉट गुड्स, इसका मतलब हमने क्या सीखा, परचेजेस हो गई। हमने ये भी देखा कि जो सेल्स होती हैं बेसिकली, ये सेल्स आपका रेवेन्यू होती है, यानी कि एक अकाउंटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें से एक एलिमेंट ही है ये। और जो परचेजेस होती हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अगर आपको पहले कभी किसी ने बोला हो कि परचेजेस आपका एसेट है तो गलत बोला है, परचेजेस आर योर एक्सपेंसेस। आगे जाके तुम्हें मज़ीद समझ भी आएगा कि ऐसा क्यों होता है जब इनकम स्टेटमेंट्स बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ डबल एंट्रीज बनाई हैं, लिखी हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, राइट। हम इन ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन के अंदर दिया हुआ है सोल्ड गुड्स। अगेन जिक्र किसका है, सोल्ड गुड्स, यानी कि बात किसके बारे में होने वाली है, सेल्स के बारे में बात होने वाली है। टू मिस्टर वाई, कोई भी नाम ले सकता था मैं यहाँ पे, तो मैं, मेरी आदत है मैं इस तरीके से मिस्टर ए बी सी एक्स वाई जी वाई इस तरीके से कर लेते हैं। मिस्टर वाई $1000, यानी कि मैंने 1000 रुपये की सेल्स करी है मिस्टर वाई को। इसका मतलब, अच्छा चलो, मैं अभी तुम लोग बहुत शुरू में सीख रहे हो, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई $1000 ऑन क्रेडिट। हाँ भाई, तो इसका मतलब हम लोगों ने सेल्स तो करी, बट ये जो सेल्स हुई हैं ये किसके ऊपर हुई हैं, क्रेडिट की बेसिस के ऊपर हुई हैं, तो कैश तो नहीं आया। हाँ, ये मेरा सामान था, मैंने उठाया और मिस्टर वाई को दे दिया। मैंने बोला कल आके मुझे पैसे दे देना। अब ये कल तक जो मिस्टर वाई हैं वो मेरा रिसीवेबल होंगे, मैंने उनसे पैसा रिसीव करना होगा, मैं उनको रिसीवेबल बोलूँगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल्स कौन होते हैं, रिसीवेबल्स आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स बढ़ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो एसेट की नेचर तुम्हें पता है कि वो डेबिट नेचर होती है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट इफेक्ट देता है, तो देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल। और मैंने क्या बताया था, ट्रेड की टर्म कब इस्तेमाल की जाएगी, जब गुड्स बेची जाए। तो यहां पे बेटा क्या बेचा जा रहा है, गुड्स बेचा जा रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे, कितने से, 1000 से। एंड सेकेंड इफेक्ट पड़ेगा सेल्स पे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। दिस इज अकाउंट डेबिटेड एंड दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिंपल, ये डबल एंट्री बनेगी, दैट्स। यहां पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है मिस्टर वाई, ये इन्हीं की बात हो रही है। मिस्टर वाई रिटर्न्ड अस गुड्स $500। हुआ क्या, जरा सुनिएगा। मिस्टर वाई रिटर्न्ड अस गुड्स $500। हाँ, मिस्टर वाई को जो मैंने गुड्स बेची थी वो थोड़ी देर बाद वापस आया, उन्होंने बोला यार ये आधा सामान वापस ले लो। कोई भी रीज़न हो सकता है, बोलते हैं समझ नहीं आया, या बोलते हैं कि ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता था। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, मुझे कुछ सामान वापस दे दिया। अब क्या एंट्री बनेगी, ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। जो सेल्स हुई थी, जो पहले सामान बेचा गया था, क्या वो सेल्स वापस आ गई तुम्हारे पास? क्या वो सामान जो तुमने पहले मिस्टर वाई को बेचा था, जो तुमने सेल्स करी हुई थी 1000 रुपये की, क्या उस 1000 रुपये की सेल्स में से 500 रुपये का सामान वापस आ गया है? इसका मतलब केस ये हुआ है कि मिस्टर वाई आए और आपको सामान वापस देके, कुछ सामान वापस देके चले गए, दैट्स इट। अब सवाल ये उठता है कि यार इसकी एंट्री क्या बनाई जाएगी। अच्छा आप सोचो, जब सेल्स हुई थी, सेल्स बढ़ी थी, सेल्स रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू की नेचर क्या होती है, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, यही नेचर होती है, ऐसा ही होता है। आज सेल्स वापस आ रही हैं तो सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, सेल्स कम हो रही हैं। सेल्स कम हो रही हैं तो फिर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, और रेवेन्यू कम होता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, जरा गौर से सुनिएगा, यहां पे आपके काम की बात करने जा रहा हूं। सेल्स
डेबिट हो जाएंगी 1000 से, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 1000 नहीं, कितने की रिटर्न करी थी बेटा, 500 की करी थी, तो 500 से सेल्स रिटर्न हो जाएंगी। और जो मेरा वाई था, जो मेरा रिसीवेबल था, उससे मैंने कितना पैसा लेना था, 1000 रुपये। क्या अब भी 1000 रुपये लेना है? नहीं, 1000 रुपये पहले लेना था, अब तो वो 500 रुपये का सामान देके चला गया, तो अब रिसीवेबल 1000 से 500 हो गया। पहले 1000 लेने थे, अब कितने लेने हैं, 500 रुपये लेने हैं। तो इसका मतलब मैं उसे कितने पैसे लूंगा, 500 रुपये लूंगा। तो यानी कि मेरा जो रिसीवेबल है वो 500 से कम हो गया। और रिसीवेबल तुम्हारा एसेट होता है, और एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहां पे तुम लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल 500। अच्छा, अब काम की बात सुनिएगा जरा, बात को गौर से। ये जो रिसीवेबल था इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, क्योंकि रिसीवेबल्स तो बहुत सारे होंगे, कस्टमर एक तो नहीं होगा, एक्स भी सामान लेके गया होगा, वाई भी सामान लेके गया होगा, ए भी सामान लेके गया होगा, बी भी सामान लेके गया होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को देख के तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि तुमने वाई को सामान बेचा या जेड को सामान बेचा या ए को बेचा या बी को बेचा? तो याद रखिएगा कि जो ट्रेड रिसीवेबल थे, आगे ब्रैकेट में मैं उसका नाम लिख दूंगा, वाई लिख दिया मैंने, या मिस्टर वाई भी लिख सकता था, तो यहां पे भी क्या कर दूंगा, वाई लिख दूंगा। यानी कि ये कौन है, ये रिसीवेबल वाई है। वाई कौन से हैं, ये रहे मिस्टर वाई। अब जरा बात को गौर से सुनिए, चीज को जरा देखिएगा गौर से। यहां पे जब सेल्स हुई थी तो मैंने क्या किया था, क्रेडिट किया था। जब सेल्स वापस आ गई तो मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। लेकिन इसको मैं सिर्फ सेल्स नहीं बोलता, बल्कि इसका पूरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। क्या नाम होता है, सेल्स रिटर्न्स। तो यहां पे जब भी सेल वापस होगी, जब भी कोई कस्टमर आपकी गुड्स आपको वापस देके चला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सेल रिटर्न हो गई। क्या हो गई, सेल रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई। ठीक है, तो ये सेल रिटर्न। अच्छा भाई, अब आगे बात करते हैं। तो हमने अभी पहली ट्रांजैक्शन देखी, इसमें हमने इनको सामान बेचा था। दूसरी ट्रांजैक्शन देखी, इसके अंदर ये हमें सामान वापस देके चले गए। देखो, मैं डिफरेंट टाइप की डबल एंट्रीज बना के बता रहा हूं, जो तुम लोगों के लिए अभी नई है, तो इस वजह से पहले हम लोग वो सीख रहे हैं। और वंस तुम ये वाली खाली सीख लोगे तो हर डबल एंट्री, कोई भी डबल एंट्री होगी तुम आराम से बना लोगे, फिर बैठ के कोई मसला नहीं होगा। हम लोग आगे जितने क्वेश्चन करेंगे आप खुद ही बना के मुझे बताते रहोगे। थर्ड ट्रांजेक्शन को देखिएगा जरा। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है, परचेज गुड्स। इस बार गुड्स बेची नहीं है, इस बार गुड्स खरीदी है। किससे खरीदी है, फ्रॉम मिस्टर एक्स, ऐसे ही नाम दे दिया, $1000। व्हाट विल बी द डबल एंट्री, सुनिए, आपने खरीदा है। अच्छा, यहां पे भी याद रखिएगा, मैं चलो यहां लिख देता हूं ऑन क्रेडिट। अच्छा, आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर जिक्र ना हो कि ये कैश के ऊपर बेचा है, तो फिर आप खुद ही अज्यूम कर जाइएगा कि वो क्रेडिट के ऊपर है। मैं यहाँ पे भी, तुम लोग नए हो, बिल्कुल नए पढ़ रहे हो अकाउंट्स, तो इस वजह से मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये ऑन क्रेडिट होती हैं, ये ऑन क्रेडिट होती हैं जब जिक्र ना हो कि सेल्स हुई हैं या परचेज हुई हैं और उसके अगेंस्ट में कैश पे किया गया है या बैंक से पेमेंट की गई है। अगर एग्जामिनर साइलेंट है और उसने खाली बता दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, हाँ, तो इसका मतलब क्रेडिट परचेजेस हैं। सोल्ड गुड्स टू वाई, मिस्टर वाई, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स की गई हैं, राइट। अच्छा भाई, अब यहां पे हम एंट्री क्या बनाएंगे, आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका था। परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है, तो जब भी आप परचेज करते हो एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी। कितने से डेबिट हो जाएंगी, 1000 से, तो डेबिट कर दीजिए 1000 से। क्रेडिट क्या करेंगे, आपने किससे सामान खरीदा, एक्स से सामान खरीदा। क्या एक्स को पैसे दिए, नहीं, उधार पे खरीदा। तो फ्यूचर में तुमने एक्स को पे करना होगा, फ्यूचर में तुमने एक्स को पेमेंट करनी होगी। तो देयरफॉर जो तुम्हारा एक्स है वो पेएबल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, पेएबल। जब पैसा देना होता है जिस बंदे को, उसको हम पेएबल कहते हैं, और जिस बंदे से पैसा लेना होता है उसको हम रिसीवेबल कहते हैं। तो एक्स को सामान बेचा था तो इससे पैसा लेना था, ये मेरा रिसीवेबल है। वाई से सामान बेचा था और एक्स से सामान हम लोगों ने खरीदा है, तो इसको हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करना है तो पे करना है, पे करना है तो ये पेएबल है। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा ट्रेड पेएबल। आगे ब्रैकेट में इसका नाम, क्योंकि एक्स है, इफेक्ट क्रेडिट साइड। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो आपकी परचेजेस थी, बेसिकली परचेज तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन जो ट्रेड पेएबल है ये आपका कौन होगा, ये आपकी
लायबिलिटी होगी। क्या होगी? लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये आपके ऊपर एक उधार है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, पैसा देना है, तो इंक्रीज हो जाती है लायबिलिटी। उधार बढ़ा हुआ है, एक्स को 1000 रुपए देने हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो देखो किस साइड पे लिखा मैंने? क्रेडिट साइड पे। आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर एक लाइन डालनी है बीच में, इस तरीके से साथ साथ मत लिखना, एक बीच में लाइन डालना, डेबिट साइड अलग, क्रेडिट साइड अलग, ताकि तुम लोग को एंट्री साफ साफ नजर आती रहे। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे आ जाओ जरा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, वी रिटर्न, हमने रिटर्न कर दी गुड्स टू मिस्टर वाई $500। हमने क्या किया इस बार? जो हमने मिस्टर एक्स से सामान खरीदा था, मिस्टर एक्स से जो हम सामान लेके आए थे, वो हम क्या कर रहे हैं? वो हम सामान वापस दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं यार देखो भाई एक्स भाई, ये कुछ सामान है, ये थोड़ा सा ख़राब था, ये वापस ले लो, या ये डिफेक्टिव था, थोड़ा सा डिफेक्टेड था, इसको वापस ले लो, या मुझे पसंद नहीं आया, ये वापस ले लो, वॉट एवर द रीज़न इज। बट हम क्या कर रहे हैं? हम उसको सामान वापस दे रहे हैं। बट जब हम सामान वापस दे रहे होंगे, ये भी बिजनेस की एक एक्टिविटी है, और जब भी एक्टिविटी होती है तो उसको बिजनेस क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन बनाओ, और उस ट्रांजेक्शन को फिर डबल एंट्री में रिकॉर्ड कर लो। तो एक्टिविटी जो हुई वो क्या हुई? हमने सामान उठाया और उसको वापस दे दिया। वो जो एक्टिविटी हुई उसको हमने लिख लिया, उसको नाम क्या दे दिया? ये क्या है? ये ट्रांजैक्शंस हैं। ये सारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। अब वंस आपने ये बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, तो अब आपने क्या करनी है? इसकी डबल एंट्री बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे? डबल एंट्री बनाएंगे। नंबर 4 एंट्री क्या बनेगी? अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। जो आपने परचेज करी थी वो अब आप क्या कर रहे हो? वापस दे रहे हो। जब तुम परचेज करते हो तो तुम्हारा एक्सपेंस हो जाता है, अगर तुम सामान वापस दे दोगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब मैंने सामान खरीदा था, मेरा उधार बढ़ गया था, ट्रेड पेबल मिस्टर एक्स 1000 से मेरा उधार बढ़ गया था। जब मैं उसको सामान वापस दे दूंगा तो मेरा उधार कम हो जाएगा, मेरा उधार डिक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब एंट्री क्या बनाएंगे? जब उधार डिक्रीज हो रहा है, जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रेड पेबल, जो कि कौन थे? मिस्टर एक्स थे। आप चाहें तो ब्रैकेट में पूरा नाम लिखें। कितने का सामान वापस दे रहा हूं मैं उसे? 500 का। क्रेडिट क्या होगी? जो परचेजेस की थी, खर्चा बढ़ गया तो परचेज डेबिट, परचेज वापस कर दूंगा तो परचेज को क्या करना चाहिए? क्रेडिट कर देना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा परचेजेस 500 से क्रेडिट। लेकिन याद रखिएगा, इसको मैं पूरा नाम बोलता हूं परचेज रिटर्न्स। क्या नाम बोलता हूं? परचेज रिटर्न्स। तो याद रखिएगा, जब भी आप गुड्स बेचते हो, जब भी गुड्स बेचोगे तो उसको क्या बोलोगे? सेल्स है। और जब भी गुड्स खरीदोगे, बॉट गुड्स, तो उसको क्या बोलोगे? परचेजेस है। बट अगर तुम सेल्स की हुई सामान, जो तुमने गुड्स बेचा हुआ था, जो तुमने सेल्स की हुई थी, अगर वो सेल्स वापस आ जाती हैं तो उसको तुम बोलते हो सेल्स रिटर्न्स। और जो परचेजेस तुमने की हुई होती हैं, अगर वो तुम वापस दे देते हो तो उसको बोलते हो परचेज रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स जब सेल्स वापस आ जाए, और परचेज रिटर्न जब आप परचेजेस वापस कर दो। क्लियर? बात समझ आती है? अच्छा, अब एक और चीज याद रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपके ट्रेड, याद रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ये बेसिकली आपके कौन होते हैं? ये आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं। और जो आपका ट्रेड पेबल होता है, ये आपका कौन होता है? क्रेडिट सप्लायर होता है। तो अपने पास लिखो, खुद लिखो ताकि तुम्हें याद रहे, मैं नहीं लिख रहा है यहां पे। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? ये कौन है? तुम्हारे क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि वो कस्टमर हैं जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा है। और ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? ट्रेड पेबल कहा जाता है क्रेडिट सप्लायर्स को। क्रेडिट सप्लायर का मतलब क्या है? क्रेडिट सप्लायर का मतलब आपको पता है ऑलरेडी कि ये वो आपके सप्लायर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार पे सामान खरीदते हो। तो जब मैंने उधार पे सामान खरीदा था, जब मैंने गुड्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट एक्स से, तो मैंने किसका नाम इस्तेमाल किया था? ट्रेड पेबल का। और जब सामान मैंने बेचा था वाई को, जब मैंने सेल्स करनी थी, तो मैंने क्या नाम इस्तेमाल किया था? ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ये आपके एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स। और ट्रेड पेबल्स आपके क्या होते हैं? लायबिलिटी।
क्योंकि इनसे पैसा रिसीव करना है, इनसे पैसा लेना है तो रिसीवेबल है, इनको पैसा देना है तो ये पेएबल है, इनसे पैसा आएगा तो एसेट है और इनको पैसा देना पड़ेगा तो लायबिलिटी है, उधार है। क्लियर? तो ये आप अपने दिमाग के अंदर बिठा के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ ट्रांजैक्शन की। इन दो ट्रांजैक्शंस के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी कि डबल एंट्रीज किस तरीके से बन रही होती हैं। हम बहुत सारी बनाएंगे बट कुछ नया नहीं होगा, यही सब हो रहा होगा, सिर्फ यही सब हो रहा होगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनिए। देखें यहां पे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे एग्जामिनर एक गेम खेलता है, इस वजह से मैंने दो एंट्रीज बनाई हैं, आपको दिखने में बहुत सेम लग रही होंगी, बस स्लाइड से फर्क होता है। बोलता है ड्रॉइंग ऑफ कैश। ड्रॉइंग का मतलब होता है कोई चीज विड्रॉ करना, कोई चीज निकालना। तो इन्होंने कुछ कैश निकाला है, ड्रॉइंग ऑफ कैश फ्रॉम बैंक $1000 फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस के यूज के लिए, बिजनेस में पैसा इस्तेमाल करना था। हो सकता था सैलरीज देनी हो सकता था बिजली का बिल देना हो सकता था रेंट देना हो सकता था कोई भी खर्चा पे करना हो। उसके लिए आपने क्या किया, आपके पास बिजनेस के गुल्लक में पैसे नहीं थे, आप बिजनेस के बैंक गए, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट में से पैसा निकाला, ड्रॉइंग्स करी, वहां से पैसा निकाला, विड्रॉ किया पैसा, वहां से पैसा निकाला और लाके बिजनेस में रख दिया। अब सोचो हुआ क्या होगा, जो तुम्हारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा निकल गया तो बैंक क्या हो गया, कम हो गया। और कैश तुम्हारे बिजनेस के अंदर अब क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि कैश पैसा, कैश हमेशा नोट को कहते हैं और बैंक हमेशा बैंक अकाउंट को कहते हैं। तो बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया और नोट तुम्हारे पास आ गया, कैश तुम्हारे पास आ गया, तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। कैश और बैंक दोनों ही एसेट हैं, आपको पता है, कैश भी एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो ट्रांजैक्शन में एक चीज डेबिट हो रही है, यानी एक एसेट बढ़ रहा है, और एक चीज क्रेडिट हो रही है, यानी एक एसेट कम हो रहा है। राइट? अब जरा बात को गौर से, कौन सा एसेट है जो बढ़ रहा है, कैश या बैंक? सर कैश निकाल के बिजनेस में ले आए तो बिजनेस के अंदर कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कैश को क्या कर लेना चाहिए, डेबिट कर लेना चाहिए। तो अब जरा यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे ट्रांजैक्शन बना रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 5। सुनिएगा जरा बात को गौर से। चलो मैं इसको ब्लैक से ही बनाता हूं। कैश बढ़ गया बिजनेस में तो कैश डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा था, 1000 रुपये, और ये 1000 रुपये बैंक अकाउंट से निकल गए तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1000 रुपये। अगेन आपने एक लाइन खींची हुई होगी, ठीक है, ये बार बार मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल बेस से बताना है। डेबिट और क्रेडिट, सही है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा आगे करके बैंक लिखा, कैश की साइड पे 1000 लिखा, हाँ जी, और यहाँ पे भी 1000 लिख दिया। ऐसे ही किया तुम लोगों ने। अब बात करते हैं 6th ट्रांजैक्शन की। 6th ट्रांजैक्शन को अगर तुम गौर से देखो मेरा बेटा, तो 6th ट्रांजैक्शन क्या कहती है, ड्रॉइंग्स ऑफ कैश। अगेन स्टार्ट बिल्कुल सेम हुआ, फ्रॉम बैंक $1000, अभी भी बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन जारी है, फॉर प्राइवेट यूज। किस यूज के लिए पैसा निकाला गया है, प्राइवेट यूज के लिए। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कारोबार से प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकालेगा कौन, मालिक निकालेगा, ओनर निकालेगा। ओनर था, उसे जरूरत पड़ गई कुछ कैश की, घर लेके जाने की कैश की जरूरत पड़ गई, उसने क्या किया, उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और घर लेके चला गया। यहां पे जो पैसा निकला था वो किसके यूज के लिए निकला था, बिजनेस के यूज के लिए निकला था। यहां पे जो पैसा निकला है वो किसके यूज के लिए निकला है, प्राइवेट यूज के लिए निकला है। तो इसकी डबल एंट्री में और इसकी डबल एंट्री में फर्क होगा। आओ देखो वो फर्क कैसे होगा, जरा सुनिएगा बात को गौर से। ट्रांजैक्शन नंबर 6, सबसे पहले बैंक से पैसा निकला तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। याद रखिएगा कि क्रेडिट वाली चीज बाद में लिखी जाती है, डेबिट वाली चीज पहले लिखी जाती है। डेबिट क्या किया जाएगा, सवाल यह है, तो याद रखिएगा जब भी कोई प्राइवेट यूज के लिए, कोई पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज की ड्राइंग होती है बिजनेस से, तो वो ड्राइंग्स का ही नाम दिया जाता है। उसको क्या नाम दिया जाता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। अच्छा सर चले आपकी बात मान ली, आपने बोल दिया कि हमेशा जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ की जाएगी बिजनेस से, प्राइवेट यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ की जाएगी बिजनेस से, तो फिर हमें ड्राइंग्स का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप बताते हैं कि ये भी एक अकाउंटिंग एलिमेंट के अंदर आता है, ये एक एसेट है, ये रेवेन्यू है, ये सेल्स रिटर्न है, तो ये रेवेन्यू का ऑपोजिट है। इसी तरीके से
ये रिसीवेबल है, वो सॉरी ट्रेड रिसीवेबल है, अगेन एसेट है, परचेजेस है, एक्सपेंस है, ट्रेड पेबल है, लायबिलिटी है, कैश है, एसेट है, बैंक है, एसेट है। तो ड्राइंग्स क्या है आप हमें ये बता दें। तो याद रखिएगा ड्राइंग्स कहते किसको हैं, ड्राइंग्स आर कॉन्ट्रा कैपिटल। ये क्या बताया सर आपने, ये क्या होता है? चलो कैपिटल तो पता है ना, कैपिटल की नेचर तो पता है। कैपिटल की नेचर क्या होती थी, जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। कॉन्ट्रा कैपिटल का मतलब यह है कि ये कैपिटल का ऑपोजिट है। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट, ठीक है। तो ये कैपिटल का ऑपोजिट है। कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो ड्राइंग्स बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो देयरफॉर ड्राइंग्स की नेचर क्या है, ड्राइंग्स जब भी बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी, और कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने आज ये भी देख लिया कि ड्राइंग्स जो होंगी वो हमेशा डेबिट होंगी, और कैपिटल का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं हो रहा होता। कैपिटल जो होता है वो डेबिट नहीं हो रहा होगा, तो देयरफॉर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर कैपिटल कम हो रहा होगा बिजनेस से, अगर ओनर कोई चीज बिजनेस से घर लेके जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स बोल देते हैं। और ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट हो जाती हैं। क्लियर है ये बात, यहां तक तुम लोग को समझ आई। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। एग्जामिनर आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको वो टर्म्स दे देता है, कुछ ऐसी बातें दे देता है जो आपसे पूछता है कि भाई हमें इसकी छोटी मोटी डेफिनेशन बता दो, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या हैं। पहले आओ उसको सीखते हैं, और फिर कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके बारे में भी बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ किसे जाता है, देखो अभी तक तुम लोगों ने ये देखा कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि अब मैं इन एक्टिविटीज़ की टर्म को ट्रांजैक्शन भी बोल सकता हूँ, इतनी लैंग्वेज तो मैं समझ आती है। तो जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उनके डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई सबूत होता है, कोई ना कोई एविडेंस होता है। तो उन एविडेंसेस के बारे में बात करने से पहले हम पढ़ते हैं कि भाई व्हाट आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई होगी तो वो किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हुई होती है। उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से, किसी ना किसी एविडेंस से माना जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। अगर वो एविडेंस मौजूद ना हो तो उस ट्रांजैक्शन को नहीं माना जाता, उस ट्रांजैक्शन को बोल दिया जाता है कि आप इस ट्रांजैक्शन को हटा दीजिए, हम नहीं मान सकते क्योंकि इसका कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा। मैंने मिस्टर ए को क्या किया, सामान बेचा। मैंने उसे सामान बेचा, वो मुझसे सामान लेके चला गया, मैंने लेट से वो उसको उधार पे सामान बेच दिया। मैंने उसको सामान बेच दिया, इसका सबूत कहाँ होगा, ये मुझे पता कहाँ से लगेगा, या मैं क्या देखूंगा कि इसका सबूत मेरे पास मौजूद है कि हाँ ये मेरे पास सबूत है, अब मैं इसकी डबल एंट्री बना लूँ। तो आओ उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिटेल्स को कंटेन करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की। जैसे कि एक्स को सेल करी तो उसकी डिटेल लिखी हुई होगी इसके अंदर। अच्छा अब ये डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, यानी कि रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। ये बेसिकली अगर मैं बहुत आसान कर दूँ अभी तुम लोग के लिए, इतनी टर्म्स तो मैं समझ नहीं आएंगी। ये कुछ कागज़ होते हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने ये सामान इसको बेचा, ये सामान इसको बेचा, ये सामान इसको बेचा, ये सामान इससे ख़रीदा, ये सामान इससे ख़रीदा, ये इससे ख़रीदा। तो इस तरीके के डिफरेंट कागज़ होते हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है, और फिर उसको देखते हुए आप आगे डबल एंट्रीज बनाते हैं। तो आसान करके भी मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने अल्फाज को बहुत आसान करूँ। देखो हम लोग डिफरेंट लेवल्स पढ़ा रहे होते हैं, ओ भी पढ़ा रहे हैं, एएस भी पढ़ा रहे हैं, A2 भी पढ़ा रहे होते हैं। तो माइंडसेट आपका जो बिल्कुल ही नई अकाउंटिंग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उतना पक्का नहीं होगा, तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। पहला जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है, परचेज ऑर्डर है। ये परचेज ऑर्डर क्या होता है, लेट सपोज मैं एक बायर हूँ, मैं ये मार्कर्स खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ये मार्कर है, तुम्हारे पास क्या है, ये मार्कर है। देखो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करनी है, मैं तुम्हें एक कागज़ पे, एक पेपर पे, एक चीज़ पे लिख के भेजूंगा कि भाई मुझे 2 मार्कर्स
प्रोवाइड कर दो, मुझे 2 मार्कर्स की नीड है, मुझे 2 मार्कर्स दे दो। तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा परचेज ऑर्डर है, मैं 2 मार्कर्स तुमसे खरीदना चाह रहा हूँ। तो ये जो मैं खरीदने के लिए तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, मैं तुम्हें बोलूँगा कि मुझे प्लीज़ 2 मार्कर्स बेच दो। ठीक है, अब ज़रा देख, इट इज सेंट बाय द बायर। कौन भेज रहा है? बायर। मैं भेज रहा हूं, मुझे ये मार्कर्स चाहिए, तुमसे ये मार्कर्स चाहिए। इट इज सेंट बाय द बायर टू द सेलर। सेलर कौन है? तुम हो सेलर। ठीक है, तो इट इज सेंट बाय द बायर टू द सेलर रिक्वेस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेल द रिक्वायर्ड गुड्स। रिक्वायर्ड गुड्स क्या थी? मैंने बोला मुझे 2 मार्कर चाहिए। ये जो 2 मार्कर मुझे चाहिए होंगे, ये मैं कैसे तुम्हें बोलूंगा? रिक्वेस्ट करूंगा, एक परचेज ऑर्डर भेज दूंगा। ठीक है, मैं इतना परचेज करना चाहता हूँ, मैं इतने गुड्स खरीदना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट भेजूंगा? परचेज ऑर्डर। तुम्हारे पास एविडेंस होगा कि हाँ भाई ये परचेज करना चाह रहा है, इसने परचेज ऑर्डर बना के भेज दिया है। अब एक काम करो, जो इसको गुड्स चाहिए, जो इसको मार्कर चाहिए, वो मार्कर्स भिजवा दो। ऐसे ही हो रहा होगा। अच्छा भाई, अब आगे आ जाओ जरा। दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है चेक। ये चेक बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। चेक क्या होता है? तुम लोगों ने ये टर्म, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी तो है, बट चेक का नाम तो हर किसी ने सुना हुआ होता है, कैश का नाम तो हर किसी ने सुना होता है। तो 2 मेन चीज़ें जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं वो सबने सुनी हुई होती हैं, बट ये दोनों ही अकाउंटिंग लैंग्वेजेस के नाम है। चेक कहा किसको जाता है? चेक आप सब लोगों ने देखा हुआ है, एक बुक होती है छोटी सी चेक बुक जिसे हम कहते हैं, उसमें से हम जो है वो साइन वगैरह करते हैं, अमाउंट वगैरह लिखते हैं और बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, ऐसा होता है। अब लेट सपोज मैंने तुमसे ये मार्कर्स खरीदे हुए थे, मैं तुमसे ये मार्कर्स मंगवा लिए परचेज ऑर्डर करके, तुमने ये मुझे मार्कर दे दिए। हाँ, मेरे पास ये मार्कर्स आ गए। अब मैंने तुम्हें पेमेंट करनी है। मैं तुम्हें क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक चेक बनाया और चेक तुम्हें भिजवा दिया। चेक तुम्हें भिजवा दिया। अब उस चेक का तुम क्या करोगे? ले जाके बैंक में जमा करवा दोगे। ना वो चेक मेरे पास रहा, ना वो चेक तुम्हारे पास रहा, तो ये कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। एविडेंस कहाँ मौजूद होगा? मेरे पास। जब तुम चेक को फाड़ते हो, जब चेक को निकालते हो, सही है, साइड से टीयर करते हो, तो एक छोटा सा पार्ट चेक का वहीं पे रह जाता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप लिख देते हो कि भाई मैंने लेट सपोज ABC को मैंने चेक दिया, ABC को मैंने चेक दिया, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास सेफ होगा। तो वो जो चेक का थोड़ा सा हिस्सा आपके पास रह जाता है ना, उस चेक के थोड़े से हिस्से को कहा जाता है चेक काउंटर फॉइल। क्या कहते हैं? चेक काउंटर फॉइल। यानी कि आप बाद में जो भी आपने चेक की पेमेंट्स करी हैं, आप उनको काउंटर चेक कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, तो उसको हम चेक काउंटर फॉइल कहते हैं। तो अब जरा आओ, चेक जो है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इट इज सेंट बाय द बायर। मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि मैंने सामान खरीदा है, तो मैं पेमेंट करूंगा। टू द सेलर टू क्लियर आउटस्टैंडिंग डेट्स। टू क्लियर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो बकिया पैसा था, जो पैसा मेरे ऊपर था, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, वो मैं पे कर दूंगा। लेट सपोज अगर अभी तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है, तो वो आउटस्टैंडिंग बिल है, तुमने पे करना है। लेट सपोज तुमने किसी को पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है अभी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी आपने वो पे करनी है। तो इट इज सेंट बाय द बायर, वलीद देगा चेक तुमको। इट इज सेंट बाय द बायर टू द सेलर, तुम सेलर हो, टू क्लियर आउटस्टैंडिंग, जो भी मैंने 2 मार्कर्स दिए थे उसका आउटस्टैंडिंग डेट्स। डेट्स किसे कहा जाता है? डेट्स कहा जाता है उधार को। डेट किसे कहते हैं? उधार को कहते हैं। तो सर लायबिलिटी किसे कहते हैं? लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट आप अभी उसको भी उधार ही समझ लें, वो भी उधार ही होता है। डेट का मतलब भी उधार ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि इट इज सेंट बाय द बायर टू द सेलर टू क्लियर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, लिख सकता था, कोई मसला नहीं। मैंने डेट्स लिख दिया, मैंने एक और नई टर्म का इजाफा कर दिया तुम्हारी जिंदगी के अंदर। डेट का मतलब उधार होता है। अच्छा, इसमें जो बी होता है वो साइलेंट होता है, तो डेट कहते हैं, डेट्स। हाँ, बी को भूल लो, बी साइलेंट होता है, तो डेट्स कहते हैं। डेब्ट्स कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड्स बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे भी क्यों। खैर, अच्छा, तो ये जाहिर सी बात है, प्रोनाउंसिएशन में सिखाता जाऊंगा इन वर्ड्स की। कल को बैठोगे किसी के साथ बातें कर रहे होगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर चेक इज चेक काउंटरफॉइल। और चेक काउंटरफॉइल क्या होती है मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली क्या है? चेक काउंटरफॉइल है। तो इससे मुझे पता लगता है कि मैंने पेमेंट कर दी है, इससे मुझे पता लगता है मैंने पेमेंट क्या कर दिया है? जमा करा दी है। क्लियर? मैंने पैसा जमा करा दिया है। अच्छा, पहला था परचेज ऑर्डर, दूसरा है
चेक काउंटर फॉइल बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट, बट ये कहाँ से आता है? चेक बुक में से ही आता है। तो पहले चेक बता दिया क्या होता है और फिर बता दिया सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, जिसे हम चेक काउंटर फॉइल कहते हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं रिसीट्स। क्या टर्म लिखी हुई है ये? रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? रिसीट में भी पहली बात पी जो है वो साइलेंट है, रिसिप्ट नहीं कहते इसको। जो कोई रिसिप्ट कह रहा हो तो वो भी गलत कह रहा होता है। जिसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? रिसीट है। अच्छा, रिसीट को अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो रसीद कहते हैं। हाँ, इसी का ही उर्दू का टर्म है रसीद। रसीद तो तुम लोगों ने सुना होगा। तो इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर रिसीट कहा जाता है। नाउ व्हाट इज रिसीट? देखो यार, मैं तुम्हें बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं किसी सुपर स्टोर जाता हूँ और सुपर स्टोर से जाके मैं घर का राशन वाशन का सामान, ग्लॉसरी वगैरह लेके आ जाता हूँ। अच्छा, जब मैं वहाँ पे सामान सारा उठाता हूँ और कार्ट में अपना सारा सामान रखता हूँ और फिर वो कार्ट लेके मैं काउंटर पे जाता हूँ, तो काउंटर पे जाने के बाद मैं उसे पेमेंट करता हूँ। मैं उसे क्या करता हूँ? पेमेंट करता हूँ। जैसे ही मैं उसे पेमेंट करता हूँ ना, वो मेरा सामान जब तक पैक कर रहा होता है सारा, वो मशीन में से एक पर्ची निकाल के मुझे दे देता है। क्या करता है? एक पर्ची निकालता है और मुझे देता है। मैं कौन था? बायर था। मैं गया वहाँ पे, ट्रॉली लेके सामान रखा, मैंने बोला भाई बिल बना दो। उसने बिल बनाया, मैंने उसे पेमेंट करी। जैसे ही मैंने उसे पेमेंट करी, उसने मुझे एक मशीन से रसीद निकाल के, एक पेपर निकाल के दे दिया। तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं? रसीद कहते हैं। उस रसीद में लिखा क्या होता है कि हाँ भाई, वलीद भाई ने मुझसे ये सामान खरीदा है और इसकी पेमेंट इन्होंने मुझे कर दी है, तो मैं इनको रसीद दे रहा हूँ। गेट पे जाऊँगा, रसीद दिखाऊंगा और वहीं से एक बंदा मेरा सामान उठाएगा, गाड़ी में रखेगा, हम लोग घर पे आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो अब रिसीट होती क्या है? डेफिनेशन में देखो, रिसीट इज सेंट बाय द सेलर। अब मुझे रिसीट, वो जो पर्चा है वो कौन दे रहा होगा? जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ होगा सुपर स्टोर के। रिसीट इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर। मुझे दे रहा होगा एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज कर रहा होगा दैट ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट, यानी कि वो ये एक्नॉलेज कर रहा है कि इसको पेमेंट, मुझे पेमेंट मिल गई है, इसको सामान दे दिया जाए और ये गाड़ी में सामान पहुंच जाएगा मेरे। बात समझ आती है? तो रिसीट एक अगेन एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये भी एक एविडेंस होता है परचेज करने का। मैंने कोई मार्कर खरीदा, तो ये मार्कर जब मैंने खरीदा होगा तो इसकी मेरे पास रिसीट मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी? रिसीट मौजूद होगी। अच्छा, मैं यहीं पे ही एक और बात भी क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से वो यहाँ जाके वो बात और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगी। अगर तो मैं ये मार्कर खरीदता हूँ, तुमसे मैंने ये मार्कर खरीदा, सुनना बात को गौर से, काम की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे काम की बात है। मैंने ये तुमसे मार्कर खरीदा और मैंने तुम्हें पेमेंट कर दी। मैंने ये मार्कर लिया और ये कैश दे दिया। तो जो तुम मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट दोगे ना, उसका नाम होगा रिसीट। क्या नाम होगा? रिसीट। लेकिन सेम सिनेरियो रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात चेंज करते हैं। मैंने तुमसे ये मार्कर खरीदा, लेकिन पेमेंट नहीं करी। मैंने बोला इसकी पेमेंट मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक करूंगा। कब करूंगा? नेक्स्ट वीक। अब क्या तुम मुझे रिसीट दोगे? क्या तुम मुझे रसीद दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि रिसीट का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होती है कि पेमेंट हो चुकी है। क्या पेमेंट हो गई है? नहीं हुई। इस टाइम पे तुम मुझे रिसीट नहीं दोगे, तुम मुझे इनवॉइस दोगे। क्या दोगे? इनवॉइस। वो भी एक पर्चा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर रिसीट नहीं लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ होगा। तो इनवॉइस कब इशू की जाती है? इनवॉइस तब इशू की जाती है जब कस्टमर उधार पे सामान खरीदता है तो उसको इनवॉइस इशू की जाती है, और जब कस्टमर कैश पे सामान खरीदता है तो उसको रिसीट दी जाती है। क्या दी जाती है? रिसीट दी जाती है। सर एक दफ़ा और क्लियर कर दें, तो एक और दफ़ा क्लियर करता हूँ। मैंने तुमसे ये 2 मार्कर खरीदे 200 रुपये के। मैंने बोला ये मेरे मार्कर्स हो गए, ये लो 200 रुपये, मुझे पर्ची बना के दे दो। तुम एक रसीद निकालोगे और रसीद मुझे दे दोगे, उसमें बोलूँगा रिसीट है। उस पर लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई वलीद भाई ने पैसे हमें, या कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी है, पेमेंट क्लियर है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो है, मैंने तुमसे 2 मार्कर्स खरीदे, लेकिन ये दोनों मार्कर्स मैंने बोला अगले हफ्ते पेमेंट करूंगा। अब तुम मुझे रसीद नहीं दे सकते, तो मुझे रिसीट नहीं दे सकते। देयरफॉर अब तुम मुझे कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट दोगे? इनवॉइस इशू करोगे। इनवॉइस भी तुम ही मुझे दे रहे होगे, लेकिन इनवॉइस पे लिखा होगा कि भाई आपने 2 मार्कर्स खरीदे हैं, इस क्वालिटी के मार्कर्स हैं ये, और इनके पैसे इतने बनते हैं। इसी तरीके से बात करोगे। अब जरा बात को गौर से सुनो। इस टाइम पे तुम जिस सोर्स डॉक्यूमेंट मुझे इशू कर रहे होगे वो कौन सा होगा? इनवॉइस होगा। आओ पहले इनवॉइस पढ़ ले, फिर पे स्लिप पढ़ लेंगे। इनवॉइस व्हेन द सेलर डिस्पैचेस द गुड्स, यानी कि तुमने मुझे 2 गुड्स डिस्पैच कर दी, मुझे दे दी, मेरे पास आ गई। He sends the invoice along with it.
तुम इन मार्कर्स के साथ मुझे रसीद नहीं दोगे बल्कि इनवॉइस दोगे। इट सेंड्स द इनवॉइस अलोंग विद इट विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करती है हाउ मैनी यूनिट्स एट व्हाट प्राइस एंड ऑफ विच टाइप हैव बीन डिलीवर्ड। यानी कि इस पे खाली ये लिखा हुआ होगा कि भाई मार्कर्स भेजे हैं, हाँ व्हाइट बोर्ड मार्कर भेजे हैं, उसकी टाइप लिखी हुई होगी और उसकी प्राइस लिखी हुई होगी कि $200 के मार्कर है और रिसीव करना होगा कब, नेक्स्ट वीक, राइट। तो जब भी तुम कुछ कैश पे परचेज करोगे तो तुम रिसीट लोगे, और जब भी तुम क्रेडिट के ऊपर परचेज करोगे तो तुम इनवॉइस लोगे। अब ऐसे नहीं सोचो, अब ऐसे सोचो कि तुम किसी को सामान बेच रहे हो, अब ऐसे सोचो बैठ के, उसके टेबल पे जाके बैठ के सोचो। अब आप एक काउंटर में बैठे हुए थे, एक बंदा आया, उसने आपसे ये 2 मार्कर खरीद लिए, तो जैसे ही उसने ये 2 मार्कर खरीदे उसने आपको कैश दिया तो आप उसको क्या दोगे, रसीद बना के दे दोगे, रिसीट दोगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक बंदा आया और उसने 2 मार्कर लिए और उसने आपसे बोला कि वो दो हफ्ते बाद पेमेंट करेगा, तो अब आप उसको मार्कर तो दोगे लेकिन मार्कर के साथ रिसीट नहीं दोगे बल्कि इनवॉइस दोगे। तो इन इजी वर्ड्स, जब भी सेल या परचेज कैश पे की जाती है तो रिसीट इस्तेमाल होती है, और जब भी सेल या परचेज उधार पे की जाती है, क्रेडिट पे की जाती है, तो इनवॉइस इशू या रिसीव की जाती है, राइट। मेरे ख्याल से तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज रिसीट, दीज आर इशूड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, एंड व्हाट आर इनवॉइसेस, दीज आर इशूड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट इशूड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। इतना काफी है तुम्हारे लिए, सही है। अच्छा भाई, पे स्लिप का कभी जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है ये पे स्लिप क्या होती है। बेसिकली पे स्लिप एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक बात बता दी जाती है कि लेट सपोज मैं एक अपना इदारा चला रहा हूँ, सही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अकेला आता हूँ और सब कुछ शुरू कर देता हूँ, ऐसी बात है, बहुत सारी एक पूरी टीम होती है जो काम कर रही होती है। मैं उस टीम को सैलरी देता हूँ, हर एक बंदा जो है वो सैलरी लेता है मुझसे, और मैं उसको हर महीने के एंड में सैलरी पे कर देता हूँ, मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ हर महीने के एंड में। लेकिन जब मैं उसको सैलरी पे करता हूँ तो सैलरी देने के साथ साथ, उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के साथ साथ, मैं उसे एक पर्चा बना के देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ पे स्लिप। उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई मैंने इस महीने के पैसे तुम्हें दे दिए हैं, ये एक एविडेंस है, मैंने पैसे तुम्हें दे दिए हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, पे स्लिप कहा जाता है। तो आओ पे स्लिप की डेफिनेशन भी देखें। इट इज द डॉक्यूमेंट सेंट बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉयर कौन होता है? अगर ये मेरा इदारा है तो यहाँ पे लोगों को मैं रखूंगा, तो जो हायरिंग करता है, जो लोगों को रखता है, वो एम्प्लॉयर कहलाता है, ER एम्प्लॉयर कहलाता है। तो एम्प्लॉयर कौन होता है? जो लोगों को नौकरी पे रखता है, जो अपने इदारे में लोगों को नौकरी पे रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर कहते हैं, राइट। और जो मेरे इदारे में लोग काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को मैं एम्प्लॉई कहता हूं। ये एम्प्लॉइज हैं और मैं एम्प्लॉयर हूं। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी पे रखता है। और एम्प्लॉई कौन होता है? जो नौकरी कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर जो नौकरी पे रखता है, जो हायरिंग करता है, जो नौकरी पे रखता है, दैट इज एम्प्लॉयर। एंड हु आर एम्प्लॉइज? द वन हु आर वर्किंग फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, सैलरी बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको हम एम्प्लॉई कहते हैं, राइट। अच्छा, इट इज द डॉक्यूमेंट सेंट बाय द एम्प्लॉयर। वलीद दे रहा है टू द एम्प्लॉई, अपने तमाम एम्प्लॉइज को दे रहा हूं, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सैलरी डिपॉजिटेड इनटू हिज अकाउंट। यानी कि एम्प्लॉय के अकाउंट में मैंने सैलरी ट्रांसफर कर दी है, तो उसकी एक कंफर्मेशन है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई हाँ भाई मैंने तुम्हारे अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर दी है, ये रहा उसका सबूत, ये पे स्लिप तुम अपने पास घर ले जाओ, राइट। तो दिस इज पे स्लिप। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? परचेज ऑर्डर, चेक, काउंटर फॉइल, रिसीट्स, पे स्लिप एंड इनवॉइस, करेक्ट। अब आ जाओ
सिक्स्थ सोर्स डॉक्यूमेंट, छठा सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? ये सिक्स सोर्स डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है? देखो यार, मेरा अगर एक लेट सपोज मेरा, चलो मैं जो चीज़ हाथ में होती है इसकी एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादातर मार्कर ही होता है। मेरा मार्कर्स बेचने का कारोबार है। हाँ, मैं मार्कर्स बेच रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मार्कर्स दिए हुए हैं। सब लोगों को मैंने तकरीबन 80% लोगों को मैंने उधार पे मार्कर्स दिए हुए हैं। अब मैं करूँगा क्या? मैंने उनसे बोला हुआ है कि भाई आप लोग एक काम करना, 4-5 महीने में थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके मुझे देते रहना। अच्छा, होगा क्या? हर महीने के एंड में मैं उनके घर पे एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजूंगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि मिस्टर ए भाई आपने मुझे 10,000 रुपये देने हैं, मिस्टर बी भाई आपने मुझे 20,000 रुपये देने हैं, मिस्टर सी भाई आपने मुझे 40,000 रुपये देने हैं, या मिस्टर डी भाई आपने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं। बात समझ आती है? यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो मैं अपने तमाम कस्टमर्स को देता हूं, तमाम कस्टमर्स के घरों पे भिजवाता हूं। उसके अंदर लिखा हुआ क्या होता है? उनका रिमेनिंग अमाउंट, उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ए तुम्हारे 10,000 रुपये रहते हैं, बी तुम्हारे 30,000 रुपये रहते हैं, सी तुम्हारे 50,000 रुपये रहते हैं, डी तुम्हारे 60,000 रुपये रहते हैं, वट एवर द अमाउंट इज। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कौन देता है? सेलर भेजता है। किसको भेजता है? बायर को। क्या बताना चाह रहा होता है? कि भाई आपका अभी इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इस महीने के आखिर में, जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि पेमेंट कर दीजिए। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सेलर सेंड्स द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सेलर सेंड्स द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, याद रखिएगा। हाईलाइटिंग, हाईलाइट क्या कर रहा होता है? हाईलाइटिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि सेलर अपने बैलेंसेस, जो भी उसने बैलेंस रिसीव करने होते हैं, वो हाईलाइट कर रहा होता है इस स्टेटमेंट के अंदर अपने तमाम कस्टमर्स, हाँ, अपने कस्टमर्स को बोल रहा होता है कि भाई आपने इतना इतना पैसा देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने अगर किसी से 10,000 रुपये लेने हैं, महीने का आखिर हो गया है, तो मैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजूंगा कि आपका इस महीने का 10,000 रुपये का बिल बनता है, प्लीज़ हमें पे कर दीजिए। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सो दिस इज़ वेरी ईजी, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या होता है? मैं पढ़ता हूँ तो मैं इसी तरीके से समझ आ जाएगी ये बात। इट इज सेंड बाय द बायर, बायर जिसने खरीदा हुआ होता है वो मुझे भेजता है सेलर को। इट इज सेंड बाय द बायर टू द सेलर इंडिकेटिंग दैट गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर एंड हिज अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब क्या होता है? कभी कभी आपका जो बायर होता है, जो बंदा होता है, जो कस्टमर होता है, अगर उसको गुड्स समझ नहीं आती तो वो क्या करता है? वो आपको वापस भेज देता है। तो जब वो गुड्स वापस भेजता है तो उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भेज देता है, ये तो एविडेंस है कि मैंने आपको गुड्स वापस दे दिए, और उसका नाम क्या होता है? उस एविडेंस का डेबिट नोट नाम होता है। तो याद रखिएगा, डेबिट नोट क्या होता है? बायर भेजता है। किसको भेजता है? सेलर को भेजता है। तो बायर ने अगर आपसे कोई चीज़ खरीदी होगी तो आज वो वापस दे रहा है, तो बायर के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो बायर ने पहले कुछ खरीदा था, आज वो आपको वापस दे रहा है। तो पहले उसने परचेज की थी, अब वो क्या कर रहा होगा? परचेज रिटर्न कर रहा होगा। तो जब आप परचेज रिटर्न करते हैं, जब भी आपने कोई सामान खरीदा हो, लेट्स सपोज मैंने कोई सामान खरीदा हो और मैं उस सामान को वापस देना चाह रहा हूँ कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वापस ले लो, तो मैं क्या करूँगा? मैं परचेजेस वापस दूंगा, वो गुड्स उसे वापस दूंगा और साथ में एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसका नाम होगा डेबिट नोट। तो देखो, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एंट्री बना दी। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बनती थी? ट्रेड पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो ये पेएबल का अकाउंट क्या हो रहा होता है? डेबिट हो रहा होता है। तो देयरफॉर इसको हम डेबिट नोट कह देते हैं, और इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट करके इसका मतलब बता दूं तो डेबिट नोट हमेशा याद रखिएगा कि जो बायर होता है वो सेलर को देता है। किस वक्त देता है? जब वो परचेज रिटर्न कर रहा होता है, जो उसने सामान खरीदा होता है वापस कर रहा होता है। अगर मैं सामान किसी को मैंने खरीदा होगा वापस दे रहा हूँ, तो मैं उसके सामान के साथ साथ एक नोट दूंगा, एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसका नाम होगा डेबिट नोट। मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया है, मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया है। ट्रेड पेबल को मैंने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है, राइट। इसी तरीके से एक और सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट क्या होता है? इट इज सेंट बाय द सेलर। अब कौन भेजेगा? पहले बायर ने गुड्स भेजी थी और डेबिट नोट भेज दिया था। अब सेलर जब गुड्स उसे मिल जाएंगी तो वो एक नोट भेजेगा। इट इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर इंडिकेटिंग दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। जो मैंने उसे रिटर्न की थी उसने वो एक्सेप्ट कर ली है, एक्सेप्टेड द गुड एंड क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ द बायर, और उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। यानी कि उसने, जिस बंदे ने मुझे सामान बेचा हुआ था, अब उसके लिए वो सेल्स क्या हो चुकी हैं? सेल्स रिटर्न हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एंट्री भी बना दी, सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल
क्रेडिट, यही एंट्री बनती है सेल रिटर्न की, इसको भी शॉर्ट करके बता देता हूँ। क्रेडिट नोट जब सेल्स रिटर्न होती हैं उस वक्त इशू होता है, डेबिट नोट जब परचेज रिटर्न होती हैं उस वक्त इशू हो रहा होता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न पे और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न पे। तो अगर सब भूल जाओ, अगर ये दोनों बातें भूल जाओ तो ऐसा याद रखना कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। आसान हो गया, आपका एग्जामिनर तो यही पूछता है, वो बोल देगा रिटर्न गुड्स टू मिस्टर वाई, आपने गुड्स वाई को रिटर्न कर दी, आपने वापस किए हैं तो पहले आपने क्या की होंगी, खरीदी होंगी, परचेज की होंगी। हाँ, परचेज की तो अब रिटर्न हो रही है परचेज रिटर्न, तो डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के लिए कौन सा नोट इस्तेमाल होता है, डेबिट नोट। बोल देगा कौन सा हो रहा होगा। इसी तरीके से किसी कस्टमर ने तुम्हें गुड्स वापस दे दी, जो तुमने उसको बेची हुई थी सामान, मैंने लेट सपोज ए को सामान बेचा हुआ था, ए ने आके मुझे सामान वापस दे दिया, सेल्स रिटर्न हो गई, तो एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा बिजनेस, क्रेडिट नोट इशू करेगा, राइट। तो आई होप कि ये जो तुम्हारे ये कंप्लीट है, हाँ, ये जो है तुम्हारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये टोटल 8 सोर्स डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे पूछता भी है, उनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है और कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन देके बोल देता है बताओ इसके अंदर कौन सा नोट इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दीज आर योर क्या है भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा याद रखना, यहाँ बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी मेरा बेटा, तो ये इनवॉइसेस की एग्जाम्पल नहीं है, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये क्रेडिट नोट की। अब तो मैंने बता भी दिया तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब और क्लियर हो गया होगा, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट नोट, राइट। इतना भी तुम्हें समझ आ गया। अब याद रखना, ये सोर्स डॉक्यूमेंट आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, याद रखिएगा जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हाँ, यहाँ पे देखें, अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी डिटेल्स कहाँ मौजूद होती है, क्या बोला, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उनकी डिटेल्स कहाँ मौजूद होती हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एविडेंसेस होते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनके सबूत ये रखे हुए, ये कागज़ है कि मैंने पेमेंट करी थी, ये कागज़ है मैंने सामान उधार पे ख़रीदा था, ये कागज़ है मैंने सैलरीज पे कर दी, ये कागज़ है सेल्स रिटर्न हो गई, ये कागज़ है परचेज रिटर्न हो गई, और कौन से थे, ये कागज़ है जो मैंने अपने कस्टमर्स को दिया था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए, अपना उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस में हाईलाइट कर रहा था। तो इस तरीके से ये तमाम के तमाम तुम्हारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन, परचेज ऑर्डर, हाँ, क्या होता था, जो आपका बायर है, कस्टमर है, वो रिक्वेस्ट करता था मुझे गुड्स दे दो। चेक काउंटरफॉइल, जब आप किसी को चेक देते हो तो उसका एक हिस्सा बच जाता है, वो उससे पता लग जाता है कि आप पेमेंट कर चुके हो। रिसीट, जब आप कैश पे कुछ खरीदते हो तो रिसीट मिलती है आपको, या आपसे कोई कैश पे खरीदे तो आप रिसीट देते हो। पे स्लिप, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हो तो उस पर इशू किया जाता है। इनवॉइसेस, जब उधार पे कुछ खरीदा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब होता है, जब तुम अपने कस्टमर्स को उनका बैलेंस हाईलाइट कर रहे होते हो। इसी तरीके से डेबिट नोट जब परचेज रिटर्न होती है, क्रेडिट नोट जब सेल्स रिटर्न होती है, दैट्स इट। तो आई होप मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात क्लियर हो चुकी होगी बेटा, ठीक है।